अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नगीना इलियास और आप देख रहे हैं प्रेस रीडर। जी नाजरीन, तो आज मैं मौजूद हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इरफान अली के साथ। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, करम है अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप मुझे बताएं कि आप कब से यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? जी, मैं तकरीबन ये केआरएसपी के सपोर्ट से ये एक हमारा प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन के फंडेड है। तो ये तकरीबन मैं 1-2 सालों से केआरएसपी के साथ ये काम कर रहा हूँ। साथ में मैं पढ़ाता हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ अप्लाइड साइकोलॉजी फ़ातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है मैं इंडिविजुअली और ग्रुप सेशंस, ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूँ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने जो है मसरूफ़ तरीन औकात में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताएं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये तकरीबन हर कोई पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। तो सिंपली मैं आपको मुख्तसर ये बताऊँ, एक साइकियाट्रिस्ट जो होता है ना, वो एक फ़िज़िकल उस जो पहलू है इंसान की वो देखते हैं। अगर उसका डिग्री की अगर बात करूँ, वो एफएससी प्री मेडिकल करेंगे, प्री मेडिकल के बाद 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री करेंगे, 5 साल के बाद वो साइकियाट्री में एफसीपीएस करते हैं या डिप्लोमा करने के बाद फिर साइकियाट्रिस्ट कहलाते हैं। वो डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनको आम लफ्ज़ में हम तबीब कहते हैं। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो तबीब जो है वो मेडिकल ऑफिसर नहीं होता। वो एफएससी प्री मेडिकल या इंटर के बाद वो बीएस ऑनर्स करते हैं नॉर्मली अप्लाइड साइकोलॉजी में। फिर जो है 2 साल की जो है ना, 2.5 साल की जो है उसकी डिग्री और ट्रेनिंग्स होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। फिर वो साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात। उनका जो दायरा दायरा है काम करने का, वो उनकी इंसान की जो मुख्तलिफ़ पहलू है ज़िंदगी की, उन सब को देख कर उनके लिए मुख्तलिफ़ इलाज तजवीज़ करते हैं और उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आते हैं। गो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी उसकी साइकोफार्माकोलॉजी यानी दवाई और उसके जिस्मानी पहलू भी पढ़ते हैं, मगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दवाइयों के ज़रिए इलाज नहीं करते हैं। वो साइकोथेरेपी के ज़रिए या उसके ज़िंदगी में तब्दीली लेके आके करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। सर मेरा दूसरा सवाल है मेंटल हेल्थ क्या होता है? अच्छा, मेंटल हेल्थ क्या होता है? तो मेंटल हेल्थ को समझने की से पहले हम ज़रा हेल्थ यानी सेहत क्या है इसके हवाले से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सेहत क्या है? तो आप देखें, सेहत यानी इसमें कुछ क्राइटेरिया है। वैसे क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा है, मगर जनरली आम तौर पर जो साइंस के रूप से हम देखते हैं, सेहत यानी इसको कोई जिस्मानी आर्ज़ा या कोई बीमारी ना हो, उसको ज़हनी यानी नफ्सियाती कोई आर्ज़ा, बीमारी, तकलीफ़ ना हो, उसकी परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी काम में, स्कूल में, वर्क पे और उसके घरेलू ताल्लुकात, उसके काम अच्छे हों। इसके अलावा वो मुतमईन हो और उसके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में वो हम आहंगी पैदा कर रहे हों दूसरे लोगों के साथ, फिर हम कहेंगे सेहत। अब उसको मज़ीद समझने के लिए माहिरीन ने उसको फिर नैरो किया है। तो ज़हनी सेहत अलग हो जाती है और जिस्मानी सेहत अलग हो जाती है। नॉर्मली हमारे आम जो लोग हैं उनके अंदर जो जिस्मानी सेहत है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात है, लोगों को आगाही है। यानी किसी को जिस्म में, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कैंसर है, तो किसी को कोई और बीमारी है जिस्मानी लिहाज से सबको नज़र आता है, उसको इलाज की जाती है, उसको शर्म नहीं समझी जाती, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। जब ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो शायद 100 में से 10% लोगों को कुछ मालूमात हो कि ज़हनी सेहत क्या है, वरना सबको मालूम नहीं है। तो ज़हनी सेहत अलग है, ज़हनी सेहत बहुत वसी टर्म है और इसके बारे में लोगों को आगाही भी नहीं है। इसके साथ आगाही ना होने के साथ-साथ लोगों को यानी इसके हवाले से शर्मिंदगी, टैबू और उसके मनफ़ी चीज़ें जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, वो जुड़ी हुई हैं। तो ज़हनी सेहत यानी जिस्मानी सेहत यानी उसको जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी ना हो, तकलीफ़ ना हो, वो काम कर रहे हो, सेहतमंद हो, तो फिर जिस्मानी सेहत है, वो उस मेडिकल ऑफ़िसर का एक काम है, वो इसको जिस्मानी पहलू को देखते हैं। जब ज़हनी सेहत के बाद आते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इसके मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिल के काम करते हैं। ज़हनी सेहत यानी जिसको कोई ज़हनी बीमारी ना हो, नफ्सियाती कोई आर्ज़ा ना हो, दुःख, तकलीफ़, परेशानी ना हो, उसकी कारकर्दगी अच्छी हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो और वो हम आहंगी यानी एडजस्टमेंट पैदा कर रहे हो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में, ख़्वाह वो पढ़ाई हो,
خواہ وہ کام ہو خواہ گھر کے معاملات ہو، تو یہ ہم صحت کہلاتے ہیں، ذہنی صحت۔ ان میں سے کوئی بیماری یعنی تکلیف عارضہ ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت یعنی اس کی کارکردگی خراب ہو رہی ہیں، اور وہ اپنی جو ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں، کھانا پینا اور سونا جاگنا، اس میں کوئی خرابی ہلکے پھلکے سے آ رہی ہیں، تو پھر ہم اس کو ذہنی صحت مینٹل النس کہلاتے ہیں۔ اس کے بھی پھر درجے ہیں، مائل، ماڈریٹ، سیویئر۔ ہر بیماری تکلیف یا عارضے کی کوئی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو یہ مختصراً ذہنی صحت کہلاتے ہیں۔ سر، جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو ہے غلط کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جب یہ مینٹل ہیلتھ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے تعویذ کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، تو کس حد تک یہ صحیح ہے؟ آپ نے پوچھا ذہنی صحت میں یعنی کوئی بندہ بیمار ہوتے ہیں تو تعویذ اور دم درود کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پرانے وقتوں میں جو ہے جب کوئی بیمار ہوتا تھا، خصوصاً ذہنی طور پر تکلیف ہوتے ہیں، تو لوگوں کو آگاہی نہیں تھی، معلومات نہیں تھا، اور تحقیق یعنی ریسرچ نہیں تھا اس زمانے میں، تو لوگ اس کو یا جن پری سمجھتے تھے، یا تو اس کو کوئی غیر مرئی اور کوئی چیز سمجھ کے اس کو علاج کے لیے ٹریفننگ کہا جاتا ہے۔ ٹریفننگ ایک پروسیس ہے جس میں سر میں سوراخ کی جاتی ہے تاکہ بندے کی دماغ سے وہ بھوت نکل جائیں اور وہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے مزید بہت سارے طریقے، مار پیٹ، باندھنا وغیرہ ہے، مگر دم درود کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان کو جو ہے جو غیر مرئی چیزیں نا، جو سپر نیچرل چیزیں ہیں، تو اس کے حوالے سے مختلف دین میں، مذاہب میں یہ ہے، حقیقت ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، جن موجود ہیں، اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات بھی ہوں، مگر جو ہم جب سائنسی طریقے سے نا جب کسی مریض کو، مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس کو مینیج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی بندہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، کوئی اس کو جین بوت قرار دے کے اس کو باندھ دیں گے، یا اس میں مختلف قسم کے زہریلا قسم کی دعائیں، جسے بلتی میں خاص کوئی اصطلاح ہے اس کہتے ہیں، اس کے ذریعے بندے کو جو ہے بندے کے ناک میں جو ہے کوئی دعائیں ڈالی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کم علمی کی وجہ سے اور اس کو مینیج کرنا، مسئلے کو حل کرنا نہ آنے کی وجہ سے ہیں۔ ویسے اگر آپ دم درود کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسی کو حتمی سمجھ کے باقی ذہنی مسائل کے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ نہ لینا اور اسی کے اندر سالوں تک پھنسے رہنا، یہ مناسب نہیں۔ سر، خودکشی کرنے کا مین فیکٹر کیا ہے؟ کیا مینٹل النیسز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا، خودکشی جو ہے بہت براڈ ٹرم ہے، سوسائڈ، تو سوسائڈ کا جو فینومینا ہے، عمل کو آپ دیکھیں گے تو وہ وسیع ٹرم ہے۔ اکثر جو خودکشی ہوتی ہے وہ ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، تقریباً 80% آپ دیکھیں نا جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ جو ہے ذہنی عارضے میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی ڈپریشن ہوتے ہیں، یا کوئی اسکیزوفرینک ہوتے ہیں جو کہ کرونک یعنی سالوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں اچانک بھائی کوئی خودکشی کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کبھی آنر کلنگ بھی ہوتی ہیں، اس کو ہم خودکشی کے زمرے میں لے کے آتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ ایکسیڈنٹل جو ہے نا سوسائڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ سیلفی بنا رہے ہیں، کبھی نہانے کے لیے گئے ہیں تو اچانک جو ہے نا اس کو جو ہے نا گر کے وہاں سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا جاں بحق ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو نارملی سوسائڈ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سوسائڈ کے بھی بہت بڑا پہلو ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذہنی مسائل کی وجہ سے بھی اکثر سوسائڈ کرتے ہیں، یا ایکسیڈنٹل موقع پہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کے ایموشنل مینجمنٹ نہ آنے کی وجہ سے بھی، ذہنی صحت کے مسائل نہ بھی ہوں تو بھی بعض اوقات جو ہے نا بندہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ سر، ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ مینٹل النیس میں آتے ہیں؟ جی، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، یہ تین جو ہے نا اصطلاح جو ہے ایک سائیکالوجی، سائیکیٹری میں دیکھتے ہیں تو ڈی ایس ایم کے مطابق جو ہے کوئی خاص الگ سی ایک جو ہے نا انگزائٹی، ڈپریشن کو ایک بیماری قرار دیتے ہیں، اور اس کے خاص جو ہے نا اس کے علامات ہیں 5-10 جو کہ 2 ہفتے سے زیادہ آ رہے ہوں تو ہم اس کو ایک بیماری کہلاتے ہیں۔ البتہ جو مائنر قسم کے جو مسائل آتے ہیں نا، ہر شخص آج کل جدید دور میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، یعنی انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن، وہ کم سطح کے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ انیشل سٹیجز ہیں، جب یہی گزرتے ہیں سالوں اسی میں پھنسے رہتے ہیں تو آگے اسکیزوفرینیا، سخت قسم کی بیماریاں جس کو سائیکوسس کہتے ہیں،
न्यूरोसिस जैसे आपने बात की ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारे न्यूरोसिस यानी जो खफीफ किस्म की बीमारियां होती हैं ना, जहनी मसाइल, उसमें आते हैं। जब स्किज़ोफ्रेनिया बाकी जो शदीद किस्म की बीमारियां कहते हैं वो साइकोसिस में आते हैं। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी ये एक जो है ना बीमारी है, प्रॉपर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसका इलाज है, उसके ख़ास क्राइटेरिया है। यानी आप डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के आपका नींद का ना आना या ज़्यादा आना, खाना खाने का आपका दिल ना करना, कभी कभार ज़्यादा खाना, या आप जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, गुस्सा करते हैं, तो या आपको जो है दिलचस्पी ख़त्म हो गई है चीज़ों में, इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आप सुस्त हैं, तो ये डिप्रेशन के अलामात हैं। अगर ये 2 हफ़्ते से ज़्यादा हैं तो फिर हम डिप्रेशन कहला सकते हैं। अगर एंग्ज़ाइटी की बात करें तो तशवीश होती हैं जिसके हवायात, जिसको इज़्तिराब भी हम कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो है फ्यूचर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से जब मुसलसल सोचें आती हैं तो वो एंग्ज़ाइटी कहलाते हैं और बंदा बेचैन होते हैं। इसके जिस्मानी और ज़हनी अलामात हैं, वो भी तफ़सील में जाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस जो होता है वो भी जो है एक कैफ़ियत है जिसमें इंसान के जिस्मानी ज़हनी तौर पर वो दबाव में होते हैं। यानी मौजूदा लम्हे से जो ज़हन जब फ़रार इख्तियार करता है, माज़ी मुस्तक़बिल में ज़हन घूमने लगता है, तो फिर वो स्ट्रेस महसूस करते हैं। सर, ये जो मेंटल हेल्थ का एक बुरा इमेज बना हुआ है लोगों के ज़हनों में, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, ज़हनी सेहत के हवाले से हमने जैसे पहले की बात की, लोगों को आगाही नहीं है। तो पता है तो फिर ये है कि ये एक पागल हैं या एक नॉर्मल बंदा है, तो इसको या बांधना चाहिए, इसको दम ज़रूरत के ज़रिए इलाज करना चाहिए। तो सिर्फ उसी को हम मेंटल हेल्थ से जोड़ते हैं। बाकी मेंटल हेल्थ का जो इस्तिलाह है, उसी जो टर्म है उसको नहीं समझते हैं। तो मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत, ये अच्छी भी हो सकती है, ये ख़राब भी हो सकती है। जिनकी ज़हनी सेहत अच्छी हो तो उनकी कारकर्दगी अच्छी है, ताल्लुकात अच्छे हैं, खाना पीना अच्छा है, यानी ज़िंदगी में जो तरक्की है, अचीवमेंट ज़्यादा है। अगर ज़हनी सेहत ख़राब है तो फिर उसकी कारकर्दगी, फंक्शनिंग ख़राब हो, फिर सफाई सुथराई का फिर जो अमल है वो मुतासिर होते हैं। और इसी तरह से बंदा जो है ज़वाल की तरफ आता है, एंड एंड जो हम पागल कहते हैं वो एंड स्टेज है। तो लोगों का जो है इसके हवाले से एक जो है मनफी और शर्मिंदगी पर मबनी टेबू जुड़ा हुआ है। तो यानी इसको बेहतर इस तरह से कर सकते हैं कि उसको समझे पहले, सबसे पहले माहिरीन से मशवरा लें और उनको सुनें। क्योंकि ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही ना होना, यानी इस हवाले से प्रोफेशनल माहिरीन कम हैं। हालांकि जदीद दौर में बहुत ज़्यादा इस हवाले से माहिरीन की ज़रूरत है। तो ज़हनी सेहत यानी एक इंसान को कामयाब, मुतमईन, अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए ज़हनी सेहत को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ पागल कहना और उससे शर्मिंदगी की वजह से उसे बचते रहना और उसका इलाज ना करना ये मुनासिब नहीं है। जैसे कि किसी को जिस्मानी बीमारी होती है, इसी तरीके से किसी को ज़हनी तौर पर मसाइल आ सकते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हर शख्स, हम खुद भी थोड़ा सा सफ़र करते हैं, हमें मालूम होता है कि परेशानी है, उसको फिर मशवरे से, काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से वो ठीक करते हैं, उससे वो ज़िंदगी में खुशी वापस आती है और बंदा हशाश बशाश हो जाते हैं। तो शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है बात करने की ज़रूरत है, इस हवाले से मशवरा लेने की ज़रूरत है और इलाज लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इस पे खुल के मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे बात करने की भी ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि जदीद दौर के चैलेंजेस की वजह से इंसान जो है मसाइल में घिरे हुए हैं, तो उससे निकलने का आसान रास्ता क्या हो सकता है। जी नाज़रीन, तो हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू की। सर ने हमें तफ़सीलन जो है मेंटल हेल्थ के बारे में हमें आगाह किया। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के लिए नाज़रीन तो अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।